अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम्ब्रिज लवर्स। आज हम 0620 का मेयर जून का 2019 का पेपर 4 और उसका वेरिएंट 2 है वो सोल्व करने वाले हैं। पेपर में आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके 80 होते हैं और आपका जो टोटल टाइम होता है वो आपका 1 आवर 15 मिनट्स होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1, द नेम्स ऑफ 8 सब्सटेंसेस आर गिवन। आपको 8 सब्सटेंसेस दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग questions about these substances. Each substance may be used once, more than once, and not at all. ठीक है, state which substance is a main constituent of natural gas। तो आपकी जो नेचुरल गैस होती है वो आपकी मेनली जो होती है वो मीथेन होती है। ठीक है ना, नेचुरल गैस आपको मिलती है जो पेट्रोलियम जो है आपको उसके आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको जो सबसे जो लाइटेस्ट मतलब जिसमें कम से कम कार्बन की चेन होती है वो आपको नेचुरल गैस होती है वो आपकी। तो और उसमें जो आपका जो मेनली होता है वो मीथेन होती है क्योंकि मीथेन में सिर्फ एक ही आता है, ये कार्बन होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मेनली मीथेन होती है नेचुरल गैस आप। ठीक है, रिएक्टेंट इन रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन जब होती है तो उसमें क्या होता है, आपके जो ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज आपके रिएक्ट करते हैं वाटर से और ऑक्सीजन से और ये आपको बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन आपकी हमारी बॉडीज के अंदर भी होता है। तो इसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यानी आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है वो किसकी और होती है, एल्यूमिनियम की, और ये मेनली क्या होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यहाँ पर आपको दिया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका रिवर्स होता है रेस्पिरेशन का। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को यूज़ करके ये बना देते हैं ग्लूकोज, और दूसरा ये बना देते हैं ऑक्सीजन। तो जो प्रोडक्ट है इसकी वो क्या है, एक तो ग्लूकोज है, दूसरी ऑक्सीजन है। यहाँ पर आपको जो सब्सटेंसेस दिए गए हैं इनमें आपको ग्लूकोज नहीं दिया गया लेकिन आपको ऑक्सीजन दी गई है, यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, और उसने आपको यहाँ पर कहा था कि एक सब्सटेंस जो है वो एक बार भी यूज़ हो सकता है और एक से ज़्यादा बार भी यूज़ हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो यूज़ ही ना हो। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन 2 बार यूज। ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो आपका जो क्लाइमेट होता है उसको चेंज करती हैं, और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो आपके जो एनवायरनमेंट को है वो हॉट रखती हैं। ठीक है, और इसमें जो मेनली होती हैं आपकी होती हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी आपकी होती है मीथेन। तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी गई लेकिन आपको मीथेन दी गई है, तो ये यहाँ पर मीथेन। ठीक है, एफ, अब मैक्रोमोलिकुलर सॉलिड। मैक्रोमोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, जो जाइंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और इसमें जो आपका जाइंट स्ट्रक्चर है वो आपका है सिलिकॉन फोरऑक्साइड का, ये आपका जाइंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिलिकॉन फोरऑक्साइड। अब मुझे कैसे पता चला कि ये इसका जो जाइंट स्ट्रक्चर है, अगर आप बुक में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बिल्कुल डायमंड से मतलब सिमिलर होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसलिए ये जाइंट स्ट्रक्चर होता है। और ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम Na के जो सोडियम्स के हैं उनके आपको आइसोटोप्स दिए गए हैं, ये सारे सोडियम के आइसोटोप्स हैं। डिस्क्राइब हाउ दीज सोडियम आइसोटोप्स आर सेम एंड हाउ दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ईच। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इस इन आइसोटोप्स में मतलब ये बताएं कि ये सेम सिमिलर किस तरह से हैं, सेम किस तरह से हैं, तो ये डिफरेंट किस तरह से हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, और जिसका आपका जो है प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो सेम होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, और आपके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि इसका जो एटॉमिक मास है इन सबका, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 24 है, लेकिन इन सब का जो
एटॉमिक नंबर है यानी प्रोटॉन नंबर है वो सेम है, वो सबका 11 है। और आपका जो प्रोटॉन नंबर है एटॉमिक नंबर है वही एक एलिमेंट की उसकी शनाख्त करवाता है। अगर ये चेंज हो गया तो यानी एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। तो सोडियम के अगर ये आइसोटोप्स हैं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। तो इन सब का जो एटॉमिक नंबर होगा वही 11 ही होगा। तो आप ये सेम किस तरह से हैं? दे हैव दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास जो है वो सारों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। दे हैव डिफरेंट नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन इनके पास इनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स है वो डिफरेंट है। इन सबके जो न्यूट्रॉन्स है वो सबके डिफरेंट है। अगर आप जो आपका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें से अगर आप जो है न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको जो है 22 को -11 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? 11 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। यहाँ पर सबके देखे जो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है। पार्ट 2, वाई डू ऑल थ्री आइसोटोप्स हैव एन ओवरऑल चार्ज ऑफ जीरो? चार्ज जो ओवरऑल है वो इन सबके जो आइसोटोप्स के ऊपर जीरो क्यों है? क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस्ड है, इसलिए ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है। तो आप लिखेंगे कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर। ठीक है। आपके इनके अंदर जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। आपके पास जो चार्ज आता है वो तब आता है जब मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आती, या तो प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तब आपके पास चार्ज आता है। ओके। वाई डू ऑल थ्री आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज? इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम की होती है। आपकी जो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है आपकी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इन सब में जो है इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं और इसलिए इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सेम है। ठीक है। तो आउटर शेल में मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, सबके पास एक एक है। तो अब लिखेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। आपके जो आउटर शेल है उसके अंदर सबके पास मतलब जो इन सारे आइसोटोप्स में आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी जो है आपके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो भी सेम है। ठीक है। और मतलब न्यूट्रॉन सिर्फ इसमें आपके डिफरेंस डिफरेंट होते हैं आपके आइसोटोप्स में, और मतलब उनका कोई भी लेना देना नहीं होता केमिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है। पार्ट 4, वाई डू सोडियम आयंस हैव अ चार्ज ऑफ +1? सोडियम आयंस जो हैं वो उनके ऊपर +1 का चार्ज क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि जो है इसके मतलब जो सोडियम है, सोडियम एटम वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। इनिशियली क्या होता है? 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और यहाँ पर प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम ही होते हैं। तो यानी प्रोटॉन जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन्स के ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए के ऊपर एक मतलब प्रोटॉन बढ़ गया तो एक प्लस चार्ज आ गया। ठीक है। तो आप लिखेंगे दे ऑल हैव वन मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन्स। आपका जो है एक ज़्यादा प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है।
ठीक है। कार्बन इज एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। कार्बन आपका जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उनको जो डिफरेंट फॉर्म में कोई अगर एलिमेंट जो है फॉर्म डिफरेंट फॉर्म में अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कि वो उसके उस एलिमेंट के एलोट्रोप्स हैं, ठीक है। एलोट्रोप्स को कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। नेम टू फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट कार्बन विच हैव जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। आपको बोल रहा है कि कार्बन के ऐसे दो फॉर्म्स बताओ जो जिनके स्ट्रक्चर जो है वो जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। तो इसमें जो होता है आपके जाइंट स्ट्रक्चर्स में मेनली आपका होता है, एक तो सबसे कॉमन डायमंड। डायमंड आपका होता है वो कार्बन से मिलकर बनता है, वो कार्बन की एक फॉर्म है। और दूसरा आपका होता है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट भी एक जाइंट स्ट्रक्चर है जो आपके जो है पेंसिल्स वगैरह में जो आपके यूज़ होते हैं उसमें आपका ग्रेफाइट यूज़ होता है, ठीक है। पार्ट टू, नेम द ऑक्साइड ऑफ कार्बन दैट इज टॉक्सिक गैस। अब आपको एक ऑक्साइड बताना है कार्बन का जो टॉक्सिक गैस है, तो ये आपकी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो तब प्रोड्यूस होती है जब आपकी इनकम्प्लीट कंबस्चन होती है, यानी आपके जो ऑक्सीजन की जो होती है कंबस्चन में आपकी ऑक्सीजन जो होती है वो लिमिटेड होती है, तो लिमिटेड सप्लाई होती है आपकी ऑक्सीजन की, तो उसमें आपके जो आपके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इसकी कंबस्चन होती है तो आपकी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये टॉक्सिक गैस होती है, ये आपके जो मतलब ब्लड के अंदर जो है जब रिएक्ट कर जाती है, और उसमें जो ऑक्सीजन है वो उससे ये ऑक्सीजन लेके ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर देती है। तो आप मतलब ऑक्सीजन जो है वो आपको सही से मिल नहीं रही होती है, और आप स्टारवेशन से आप आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये मतलब आपको किल भी कर सकती है, ठीक है। पार्ट थ्री, दिस क्वेश्चन इज अबाउट फॉस्फोरस एंड कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। Phosphorus has formula P4. Some properties of P4 are shown. ठीक है, आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया गया, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सोल्युबिलिटी वाटर, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स ऑफ P4। P4 जो है मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर किस कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है? तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो यानी इनके अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग, इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्डिंग का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, और ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते आपके कोवलेंट बॉन्ड्स। और सॉल्युबिलिटी मतलब ये यूजुअली इनसॉल्युबल भी होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो P4 है ये मॉलिक्यूल है, और इसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो कौन सी होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स व्हाई P4 हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं अट्रैक्शन की वो वीक होती हैं, इसलिए आपको कम एनर्जी चाहिए होती है इनको ब्रेक करने की, ठीक है। तो अब लिखेंगे देयर आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन attractions between molecules, so require less energy to overcome। तो आपका जो एनर्जी होती है वो लेस रिक्वायर्ड होती है इन फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। और जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन आपके अपोजिटली चार्ज आयन से, तो उसके लिए आपको जो है एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है। आप ज़्यादा उसको हीट करते हैं ताकि वो ब्रेक कर सकें, ठीक है। एक्सप्लेन वाई फॉस्फोरस इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब वही कंडक्ट करता है जो कोई भी कंपाउंड या सॉल्यूशन जिसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या फ्री आयंस हो जो मूव करें, ठीक है। तो अगर जब भी हम आपके जो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस मूव करते हैं तो वो मतलब
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ये है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ आयन, ठीक है। लेकिन जो आपका फॉस्फोरस है, इसके अंदर जो है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इसके अंदर आयंस भी नहीं होते, तो इसलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, नो फ्री और नो फ्री, या फिर आप इसको फ्री या मोबाइल या मतलब या नो मूविंग जो है, नो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या नो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, नो फ्री चार्ज पार्टिकल्स। आपके जो इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, फ्री, ठीक है। और इसमें चार्ज पार्टिकल्स में आपके पास कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे आयन होते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस जो P4 है, रिएक्ट्स विथ एयर टू प्रोड्यूस phosphorus 5 ऑक्साइड। राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। आपका जो है फॉस्फोरस P4 है, वो रिएक्ट कर रहा है एयर से, तो एयर में आपका जो है ये किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से, और यहाँ पर ये आपके बना लेगा P4O10, ठीक है, यानी फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड। तो आपकी केमिकल इक्वेशन आपको बोला था लिखें, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। इसको आपको बैलेंस, अब जब भी इक्वेशन लिखें आपको इसको बैलेंस करना लाजिम होता है, क्योंकि जो बैलेंस आप करते हैं उसका भी एक मार्क्स होता है। अगर आप बैलेंस नहीं करते तो आपको मतलब मार्क्स डिडक्ट होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है। तो ये आपका मतलब ये ऑक्सीजन है, यानी ये इससे रिएक्ट कर रहा है, तो ये तो पहले एक तो ये कंबस्शन की भी टाइप हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मतलब इसको कंबस्शन नहीं कहेंगे, ये रिडॉक्स होता है, ठीक है ना। इसमें आप अगर देखें तो जो ऑक्सीजन है वो आपकी रिड्यूस हुई है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर जो है फॉस्फोरस की भी 0 है और यहाँ पर इसकी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो फॉस्फोरस की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, पॉजिटिव हुई है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस हुई है और जो आपका फॉस्फोरस है वो मतलब इसका ये ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये कौन सी टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ, ये रिडॉक्स हुआ। ऐसे रिएक्शंस जिसमें आपके जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ पर अगर आप कंबस्शन भी लिखें तो वो भी सही है, ठीक है। फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, और जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब कुछ इसमें होती है आपकी क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं, जिसमें आपके कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल्स होते हैं और दूसरे होते हैं एम्फोटेरिक, यानी वो दोनों से रिएक्ट करते हैं, यानी वो बहुत एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और वो बेसिस से भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेनली होते हैं आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो बेसिस से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, ये एक बेस है, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यहाँ पर, सॉरी, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टू फॉर्म अ साल्ट कंटेनिंग फॉस्फेट आयन, ठीक है। वाटर इज द ओनली अदर प्रोडक्ट। आपको बोल रहा है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो एक ऐसा सॉल्ट बना रहा है जिसमें आपके फॉस्फेट के आयन्स हैं। दूसरा जो दूसरी प्रोडक्ट है वो आपकी वाटर है, मतलब इसके अलावा आपको और कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। आपको बोल रहा है राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन बिटवीन जो है फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर फॉस्फोरस जो है 5 ऑक्साइड है, सॉरी, ये आपका फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से। तो ये एक ऐसा सॉल्ट बना रहा है जिसमें आपके जो है फॉस्फेट के आयन्स हैं। तो एक तो आपके जो है सोडियम के आयन्स हैं, ये मतलब जब सॉल्ट बनाएगा तो सोडियम होगा, और दूसरा आपके फॉस्फेट के आयन्स हैं, ठीक है। तो ये फॉस्फेट के आयन्स आ गए, तो ये आपका ये जो है वो सॉल्ट बना है। और दूसरा आपको क्या बोला था इसने कि वाटर इज़ द ओनली प्रोडक्ट, जो आपकी दूसरी प्रोडक्ट है वो वाटर है। अब यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर ले, यहाँ पर P4 है, यहाँ पर 4 आएगा, और यहाँ पर 12 आएगा, कि सोडियम 12 हो गए,
तो यहाँ पर अब इसको वाटर को है वो इसको भी बैलेंस कर लें। ठीक है, ठीक है, बैलेंस आपको किसी भी इक्वेशन को करना लाजमी है, उसका भी आपको मार्क्स होता है। और मतलब बैलेंस आप वैसे ही क्या करें, ये आपको मतलब रेशियो भी सही सही बताती है। अगर आप कभी मतलब टाइट्रेशन की कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें अगर आपको खुद से इक्वेशन लिखनी पड़े तो उसको भी आप बैलेंस किया करें। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो आप मतलब उसका जो मोलर रेशियो है रिएक्टेंट्स का वो आपको पता नहीं चलेगा और आप कैलकुलेशंस में गलती करेंगे। तो बैलेंस आप लाजमी किया करें किसी भी इक्वेशन को, यानी आप वो खुद से लिखें या आपको ने कहा हो लिखने के लिए केमिकल इक्वेशंस, कि आप बैलेंस करने की एक आप आदत डाल लें। ठीक है, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फाइन। आपको फोस्फाइन दिया हुआ है, का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि इसकी जो है डॉट एंड क्रॉस जो डायग्राम है उसको कंप्लीट करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हुए हैं और आपको सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें जो आउटर शेल में इसके जो है वो किस तरह से अरेंज है। तो आपका जो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहाँ पर आपका जो है फॉस्फोरस है के अंदर ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल नाइट्रोजन के नीचे है। तो मतलब इसमें जो ये आप ग्रुप 5 का तो यानी ये जो नाइट अमोनिया है NH3 ये बिल्कुल इससे सिमिलर है। ठीक है ना, ये नाइट्रोजन के बिल्कुल नीचे है, बाकी तो सब इसमें सेम है। तो इसकी जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होगी वो बिल्कुल अमोनिया जैसी ही होगी। और इसमें आउटर शेल में इसके जो फॉस्फोरस के हैं वो कितने हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है तो इसके आउटर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इसमें भी 5 ही होंगे, क्योंकि जो ग्रुप 5 का है तो मतलब ग्रुप नंबर आपको बताता है कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो उसके अंदर एक ही होता है आपका इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर ये शेयर कर देगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर और फॉस्फोरस के अंदर 5 होते हैं तो ये 3 इसके साथ जो है शेयर करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 इसके पास जो हैं वो एज ए ऐसे ही लोन पेयर पड़े होंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आपको ये इसकी शो करनी होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉस्फोरस जो है उसको क्रॉस लिया है और जो आपके हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनको मैंने डॉट से उनके इलेक्ट्रॉन्स को शो। ठीक है, पार्ट ई, फोस्फाइन हैज़ अ सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर टू अमोनिया। अब आपको यहाँ पर देखिए बताया भी हुआ है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अमोनिया से सिमिलर है। अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया जो है वो एज ए बेस मतलब काम करता है जब ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन बाय टर्म बेस, बेस का क्या मतलब होता है। तो बेस की बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो OH आयन जो है वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट करे उसको हम बेस कहते हैं, या और दूसरा क्या कहते हैं कि जो है ये प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्टर होता है। ठीक है ना, आपका बेस जो क्या होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। एसिड जो होते हैं वो आपके प्रोटॉन डोनर्स होते हैं और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर। या आप अगर डेफिनेशन लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि जो बेस है इसकी जो पीएच होती है वो मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा हो उनको भी हम बेसिस कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास बेसिस की 3-4 डेफिनेशंस हैं। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जो अमोनिया है ये एज ए बेस यूज़ हो रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। तो जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं। इस केस में आपका बनेगा अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट आपका है वो बनेगा एज ए सॉल्ट। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए कि मतलब ये किस तरह से लिखते हैं केमिकल इक्वेशंस अमोनिया, और इसका मतलब इसका जो अमोनियम सल्फेट का मैंने फार्मूला किस तरह से लिखा, ये सारे आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि सल्फेट्स जो आपके आयन्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है 2- चार्ज होता है, और आपके अमोनियम जो आयन्स होते हैं उनके ऊपर +1 होता है। ये सारे कंपाउंड आयन्स हैं
क्योंकि ये आपको कंपाउंड आयन जो होते हैं वो याद करने होंगे। ठीक है, ये मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं है, 4 से 5 हैं जो आपके सिलेबस में यूज़ होते हैं। तो मतलब इसमें कार्बोनेट है आपका, फॉस्फेट है, सल्फेट है और अमोनियम है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ये सारे आपको कंपाउंड आयन आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, मिथेनॉल इज मेड इंडस्ट्रियली बाय रिएक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड विथ हाइड्रोजन। The gas react at a temperature of 250 and a pressure of 75 atmosphere। ठीक है, आपको जो इंडस्ट्रियली आप मिथेनॉल कैसे बनाते हैं उसका आपको प्रोसेस बताया हुआ है, और जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। सजेस्ट अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब आपको बोल रहा है कि हाइड्रोजन का सोर्स बताएं। तो हाइड्रोजन जो है वो आपको किस तरह से मिल सकते हैं? ये आपको हाइड्रोकार्बन्स में से मिल सकती है, जो आपके होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, उनकी आप अगर क्रैकिंग करवाएं तो क्रैकिंग में आपको ये हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। और दूसरी ये नेचुरल गैस यानी अमोनिया है, उसमें से भी आपको मिल सकती है। और आपको जो वाटर की अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं तो उसमें से भी आपको ये मिल सकती है, आपको जो हाइड्रोजन गैस। तो वो 3-4 सोर्सेज हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब आप हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग करेंगे तो आपको मतलब ये मिल जाएगी हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, कंप्लीट द टेबल यूजिंग ओनली द वर्ड्स इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज। ठीक है, अब आपको जो टेबल जो है वो इसको कंप्लीट करना है, आपको सिर्फ ये जो है वर्ड्स यूज़ करने हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये बताना है कि ये मतलब जो है इंक्रीज हुआ है इसमें या डिक्रीज हुआ है या कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है? आपको ये बोल रहा है कि इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ जो है आपका मिथेनॉल। आपका ये जो टेबल है ये आपका इससे रिलेटेड है। आप ये जो रिएक्शन हो रहा है इससे रिलेटेड है। तो आपको बोल रहा है कि जब आपने एडिंग अ कैटलिस्ट, जब आपने कैटलिस्ट ऐड किया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा रेट पर? रेट तो बढ़ेगा। ठीक है, अब जब आप कैटलिस्ट डालते हैं इसलिए ताकि आपको जो रेट है वो इंक्रीज हो। और जो आपका इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ मिथेनॉल, जो मिथेनॉल की यील्ड है उस पर क्या इफेक्ट होगा, वो बढ़ेगी या वो कम होगी? तो कैटलिस्ट का कोई भी मतलब लेना देना नहीं होता इक्विलिब्रियम पोजीशन से और यील्ड जो है वो उससे। ये जस्ट सिंपली आपका जो है रेट जो है वो इंक्रीज करता है। वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में रेट हो और या फिर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रेट हो, तो ये रेट जो है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर दूसरे में आपको बोल रहा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से भी आपका रेट जो है वो बढ़ता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ता है और रेट ऑफ रिवर्स भी बढ़ता है, रिवर्स डायरेक्शन भी बढ़ता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज इसने आपको बताया हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ, ये जो मिथेनॉल है इसकी इक्विलिब्रियम यील्ड पर क्या फ़र्क पड़ेगा जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया? तो यहाँ पर देखिए इसने आपको बताया हुआ कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो एक्ज़ोथर्मिक है। तो जब एक्ज़ोथर्मिक है तो यानी अगर आप इसका जो है टेम्परेचर कम करेंगे तो जो है आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने टेम्परेचर को वो बढ़ाया है, तो यानी आपका जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आपकी जो यील्ड है मिथेनॉल की वो क्या होगी? डिक्रीज। ठीक है ना, डिक्रीजेस, आपकी जो यील्ड है वो डिक्रीज होगी। अब आपसे बोल रहा है कि डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर आपका जो है मतलब ये रिलेटेड होता है आपकी, मतलब प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम की जो यील्ड है उसको बढ़ाएगा या कम करेगा, उसको अब वो तभी बताएंगे जब गैसेस आपके हों, गैसेस के मोल्स। यहाँ पर देखिए गैसेस के मोल कितने हैं? कम है, 1 है। तो यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 1 + 2, यहाँ पर 3 मोल्स हैं गैसेस के। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट साइड पर है वो आपके गैसेस के मोल्स कम हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से आपका जो है वो जो आपकी इक्विलिब्रियम की जो है यील्ड मिथेनॉल की वो बढ़ेगी। और प्रेशर कम करने से आपकी जो है वो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर आपने इसके आपको बताया कि प्रेशर जो है उसने डिक्रीज़ किया, तो इफेक्ट क्या होगा रेट पर? जब प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो आपका रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर इसने जो है वो डिक्रीज़ किया है प्रेशर, तो यानी जो रेट है वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा।
रेट डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा जो इसकी इक्विलिब्रियम यील्ड है मिथेनॉल की वो भी डिक्रीज होगी। क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाते तो यहाँ पर गैसेस के कम मोल्स हैं, तो ये यहाँ पर प्रेशर मतलब बढ़ाने से आपकी जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाती है, प्रोडक्ट साइड पर, तो आपकी मिथेनॉल की जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसने प्रेशर बढ़ाया नहीं, इसने कम किया, इसलिए आपकी जो यील्ड है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है। पार्ट सी, मिथेनॉल इज अ मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। मिथेनॉल अल्कोहल्स जो होमोलॉगस सीरीज है उससे बिलोंग करता है। स्टेट टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब आपको बोल रहा है कि जो कर आपकी जो होमोलॉगस सीरीज होती है कोई भी, उसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है। ठीक है, तो आपकी जो कोई भी होमोलॉगस सीरीज हो उसमें आपका जो है जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उस सीरीज के, उन सब के अंदर जो है सेम आपका जो होगा फंक्शनल ग्रुप होगा, और उनके अंदर जो है आपका एक जनरल फार्मूला होगा जिस पर आपके सारे मेंबर्स जो हैं वो फिट बैठते होंगे। तो ठीक है, सारे मेंबर्स जो होंगे उनका जो है अगर आप जनरल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे तो जनरल फार्मूला सेम होगा। ठीक है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होंगी सबकी, या सिमिलर होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज या आपके होमोलॉगस सीरीज में सारे मेंबर्स की। क्योंकि जो होमोलॉगस सीरीज में आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही आपका जो है वो रिएक्टिंग पार्ट होता है। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सारे जो मेंबर्स होते हैं उनका उनके अंदर होता है। तो यानी इनसे इन सब की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। और ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनके अंदर एक ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, तो बहुत सारे हैं। आप इसमें से कोई भी दो लिख दें। मैं यहाँ पर लिखा हूँ सेम जनरल फार्मूला। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो सबका सेम होता है। ठीक है, सारे मेंबर्स का। एक ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी होमोलॉगस सीरीज की, और दूसरा के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, क्योंकि आपका जो रिएक्टिंग पार्ट होता है वो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब में सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। पार्ट टू, ड्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ टू डिफरेंट अल्कोहल्स ईच कंटेनिंग 3 कार्बन। ठीक है, आपको जो है दो अल्कोहल्स के जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उन दोनों में आपके जो कार्बन होते हैं होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। शो ऑल द आइटम्स एंड ऑल ऑफ द बॉन्ड्स। और आपको बोला है उन अल्कोहल्स का आपको नेम भी बताना है। तो 3 कार्बन वाला जो भी अल्कोहल होगा उसको हम क्या कहेंगे, 3 कार्बन जो होते हैं जिसमें हम उसको कहेंगे प्रोपेनॉल। ठीक है, और यहाँ पर इसने आपको बोला है कि यहाँ पर आप दो बता ऐसे अल्कोहल्स के, दो डिफरेंट अल्कोहल्स के बनाए, तो यहाँ पर मैं एक ये बना रहा हूँ। यहाँ पर मतलब जो आपका ओ एच जो वाला पार्ट है इसको मैं अटैच कर रहा हूँ आपके पहले कार्बन के साथ। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के साथ। और दूसरे में मैं आप क्या कर रहा हूँ, जो आपका ओ एच वाला पार्ट है मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ आपके दूसरे जो कार्बन है उसके साथ अटैच। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके दो डिफरेंट अल्कोहल्स आपके बन गए। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि इसके आपको मतलब नाम भी बताएं इन दोनों जो आपने ड्रॉ किए हैं स्ट्रक्चर्स। तो इसको मैं नाम कैसे दूंगा, ये इसमें 3 कार्बन है तो इसको मैं कहूँगा प्रोपेनॉल। लेकिन ये कौन सा वाला प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेन 1 ऑल है, क्योंकि आपका जो है ओ एच वाला पार्ट यानी फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, ये पहले कार्बन के साथ अटैच है। तो नाम में प्रोपेन 1 ऑल, यानी 1 आपको शो कर रहा है कि ये जो आपका ओ एच वाला पार्ट है वो पहले कार्बन के साथ अटैच है, और इसको क्या नाम देंगे हम, प्रोपेन 2 ऑल, यानी आपका जो ओ एच वाला पार्ट है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इनके नाम बताने थे और तो इनके स्ट्रक्चर्स बताने। ठीक है। पार्ट थ्री, what term is used to describe compounds with same molecular formula but different structural formula। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मोलिकुलर फार्मूला वो सेम हो लेकिन
स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंस हो, तो ऐसे जो होते हैं कंपाउंड्स उनको हम कहते हैं ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो हम कहेंगे ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है वो सेम होता है, लेकिन जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। पार्ट डी, अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू प्रोड्यूस ईस्टर। द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर एक्स इज शोन। आपको जो ये ईस्टर है इसका स्ट्रक्चर शो किया गया, आपको बोल रहा है कि इस ईस्टर का नाम बताएं। तो इस जो ईस्टर बना है इसमें ईस्टर में आपका जो पहला वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका होता है एसिड वाला पार्ट। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है आपका, ये होता है आपका अल्कोहल वाला पार्ट। ठीक है। पहला वाला पार्ट कौन सा होता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। और दूसरा आपका वाला पार्ट जो होता है वो होता है आपका अल्कोहल वाला पार्ट। ठीक है। फॉर्मूले में आपका इस तरह से आपका होता है। लेकिन जब आप नाम लिखते हैं तो नाम में आप पहले जो है वो अल्कोहल वाले पार्ट का नाम देते हैं, फिर आप जो है वो जो एसिड वाला पार्ट है उसका नाम बाद में देते हैं। तो यहाँ पर देखें इसमें कितने अल्कोहल वाले पार्ट में कितने कार्बन हैं। यहाँ पर 2 कार्बन हैं, तो यानी ये कौन सा वाला अल्कोहल आपने यूज़ किया, ये आपने यूज़ किया इथेनॉल। और इसमें जो एसिड वाला पार्ट है इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तो यानी आपने कौन सा एसिड यूज़ किया है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है। तो इसका नाम कैसे देंगे हम, इथाइल मिथेनोइट। पहले आपने अल्कोहल वाले का नाम दिया है, यानी अल्कोहल वाले पार्ट का वो इथाइल, और जो फिर आपने दिया है एसिड वाले पार्ट का नाम वो है मिथेनोइक एसिड, तो यानी मिथेनोइट। ठीक है। ये आपका एसिड का नाम है। गिव द नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दे रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस ईस्टर एक्स। अब यहाँ पर देखें इससे आपसे पूछ भी लिया कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड और कौन सा अल्कोहल है, उनके नाम बताएं जो ये ईस्टर बना रहे हैं, वो कौन से हैं। यहाँ पर मिथेनोइट है तो मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और दूसरा यहाँ पर अल्कोहल कौन सा यूज़ किया आपने, इथेनॉल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। और मिथेनोइक एसिड क्योंकि इसमें 1 कार्बन है। ठीक है। ईस्टर Y is different from ईस्टर X but also has the formula C3H6O2। ठीक है। जो आपका ईस्टर Y है वो ईस्टर X से डिफरेंट है, लेकिन उनका जो फॉर्मूला है यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है। ठीक है। इसका भी अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें तो यहाँ पर क्या होगा, C3H6O2। ठीक है। और इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, ईस्टर Y का, वो भी है C3H6O2। Draw the structure of ईस्टर Y, show all of the atoms and all of the bonds। ठीक है। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के हैं आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि जो ईस्टर Y है इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो ये डिफरेंट किस तरह से होंगे। यानी यहाँ पर आपके जो अल्कोहल के अंदर 2 जो कार्बन थे वो अब यहाँ ऐसे हो सकता है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है उसके अंदर 2 कार्बन हो, और आपके जो अल्कोहल वाला है उसमें 1 कार्बन हो। इस तरह से ये डिफरेंट हो गए। ठीक है। ये आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। सॉरी सॉरी, ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनेगा। पहले जो आपको एक्स ईस्टर एक्स दिया गया था उसमें आपको जो है अल्कोहल वाले पार्ट में आपके 2 कार्बन थे, लेकिन मैंने अब यहाँ पर ईस्टर वाई का ड्रॉ किया है तो उसमें मैंने 1 कार्बन लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर पहले एसिड वाले पार्ट में आपके पास 1 कार्बन था, और यहाँ पर मैंने अब इस पर 2 कार्बन कर दिए। तो इस तरह से ये मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ईस्टर वाई का ईस्टर एक्स से डिफरेंट हो गया। तो यानी इसका नाम भी क्या होगा, और इसने आपसे नाम यहाँ पर पूछा नहीं है वैसे, लेकिन इसका नाम जो होगा वो होगा मिथाइल इथेनॉइड, क्योंकि अब जो इसमें एसिड का जो वो मिथेनॉल एसिड है, और मिथेनॉल है यानी अल्कोहल जो है वो मिथेनॉल है, और आपका जो एसिड है वो कौन सा है, इथेनॉइक एसिड। ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा मिथाइल इथेनॉइड। तो इस तरह से आपका जो है वो ईस्टर जो वाई है वो ईस्टर एक्स से डिफरेंट है, लेकिन इनका जो जनरल या मोलिकुलर जो फार्मूला है वो दोनों का सेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं हाइड्रेटेड हैं
आर हाइड्रेटेड, यानी इनके अंदर वाटर मौजूद है। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं। कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स आर मेड बाय रिएक्टिंग कॉपर टू कार्बोनेट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये आपको कॉपर टू सल्फेट के जो क्रिस्टल्स आप किस तरह से बनाते हैं वो आपको बताया हुआ है। द इक्वेशन फॉर द ओवरऑल प्रोसेस इज ऑन, आपको इक्वेशन भी दी गई है। अब आपको कुछ स्टेप्स आपने बताए गए कि आप किस तरह से जो है कॉपर टू सल्फेट है उसके क्रिस्टल्स आप तैयार करेंगे जब आप कॉपर टू कार्बोनेट को और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे। तो स्टेप वन में आप क्या कर रहे हैं, पाउडर्ड सॉलिड कॉपर टू जो है आपका कार्बोनेट है उसको ऐड कर रहे हैं 50 cm³ ऑफ 0.05 मोल्स पर DM³ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। आपको एसिड की कंसनट्रेशन दी गई है। तब तक आप जो है आपका कॉपर टू कार्बोनेट ऐड करते रहते हैं पाउडर फॉर्म में, तब तक ये एक्सेस में ना हो जाए। ठीक है, यानी आपका जो पूरा एसिड है वो यूज अप हो जाए और आपका जो कार्बोनेट है वो मज़ीद रिएक्ट ना करे, वो डिजोल्व ना हो। ठीक है, फिर स्टेप टू में आप क्या कर रहे हैं, जो एक्सेस आपका कॉपर टू कार्बोनेट है उसको सेपरेट कर रहे हैं और आपको जो है एक्वस जो है कॉपर टू सल्फेट का आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, फिर पार्ट थ्री में आपको जो है एक्वस कॉपर टू सल्फेट का सॉल्यूशन है, आप इसको हीट करते हैं until द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसका मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो डिजोल्व नहीं करते ज़्यादा सॉल्यूट को, दैट डिजोल्व नो मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर है, मतलब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट जितना डिजोल्व कर सकते हैं वो उतना डिजोल्व उनके अंदर हुआ होता है, उससे ज़्यादा वो डिजोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, पार्ट फोर, द सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल एंड क्रिस्टलाइज, द क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड एंड ड्राइड। ठीक है, क्या आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। अब आपसे पार्ट ए में पूछ रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम मास ऑफ कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स दैट कैन फॉर्म यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। आपसे पूछ रहा है, मतलब आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम मास जो है वो जो कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स हैं उनका बन सकता है इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए। पहले स्टेप में आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 50 cm³ ऑफ 0.05 मोल पर DM³ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब आपको मोल्स फाइंड करने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, तो आप कैसे करेंगे, वो आप करेंगे N=CV से। N क्या है इसमें, ये है नंबर ऑफ मोल्स जो आपको कैलकुलेट करने हैं, और C है आपकी कंसनट्रेशन जो आपको दी हुई है और आपको वॉल्यूम भी दिया गया। तो मोल्स कंसनट्रेशन आपको दी गई है 0.05 मोल्स पर DM³ और आपको वॉल्यूम भी दिया गया 50 cm³। लेकिन इसको 50 को आपको DM³ में कन्वर्ट करना लाजमी है क्योंकि आपका जो कंसनट्रेशन है वो मोल पर DM³ है। ठीक है, और इसमें जो एक DM³ में कितने CM³ होते हैं, वो होते हैं 1000। तो इसको अगर आपको DM³ में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मोल मिल जाएंगे और वो आपको मिल रहे हैं तकरीबन 0.0025 0.0025 मोल्स। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर टू जो आपके सल्फेट है हाइड्रेटेड वो कितना फॉर्म हो सकता है, उसके आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो वो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, वो आप करेंगे रेशियो से। आपने यहाँ पर एसिड के जो मोल किए सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स आपने फाइंड आउट किए, अब आप रेशियो से कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन में जो है आपका एसिड का और जो कॉपर टू सल्फेट है उसका रेशियो क्या है, ये 1:1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, तो यानी ये 1:1 है। आपका जो है इनका रेशियो क्या है, ये किस रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और कॉपर टू सल्फेट है, इक्वेशन में इनका जो है 1:1 है। तो यहाँ पर अगर 1 मोल पर एक आपका जो है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पर आपका 1 मोल ऑफ कॉपर टू सल्फेट बन रहा है, तो यानी 0.0025 मोल्स पर आपके जो कितने बनेंगे आपके कॉपर टू सल्फेट, तो वो आपके कितने बनेंगे 0.025, क्योंकि मोल जो है रेशियो है इनका 1:1 है। ठीक है, तो जितने उसके एसिड के मोल्स होंगे उतने ही कॉपर टू सल्फेट के भी मोल्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एम आर दिया गया है, द एम आर ऑफ कॉपर टू सल्फेट जो हाइड्रेटेड है उसका जो एम आर आपको है वो 250 दिया गया है। अब आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम मास दैट कैन फॉर्म,
अब आपको यहाँ पर मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए, आपको एमआर भी दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या था, मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन एमआर या एआर। ठीक है, तो अब आपको मास कैलकुलेट करना है, तो मास कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ आपके मोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने हैं इसके एमआर से। तो यहाँ से आपको जो है टोटल जो मास है, मैक्सिमम मास जो फॉर्म हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। तो वो आपको कितना मिल रहा है, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपको मिल रहा है तकरीबन 0.625 ग्राम्स, 0.625। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करनी है। पार्ट बी, स्टेप 1 to 5 were done correctly, but the mass of crystals obtained was less than the maximum mass. Explain why. अब आपके जो स्टेप्स 1 to 5 ये आपके करेक्टली हुए हैं, लेकिन आपका जो क्रिस्टल्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं उनका मास जो है वो ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इससे कम है। जो मैक्सिमम मास आपका बनना था उससे आपके जो क्रिस्टल्स हैं उनका मास जो है वो कम है। तो आपको बोल रहा है कि बताएं क्यों। तो वो इसलिए क्योंकि आपका जो कॉपर टू सल्फेट है वो सारे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है ना, कुछ ना कुछ जो कॉपर टू सल्फेट है वो सॉल्यूशन में भी होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सम कॉपर टू सल्फेट, सम कॉपर टू सल्फेट रिमेन्स इन सॉल्यूशन। तो आपका जो कॉपर टू सल्फेट है वो सारा जो है वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो कुछ ना कुछ जो है आपका सॉल्यूशन में भी होगा। इसलिए आपको जो है यहाँ पर आपने मैक्सिमम जो मास आपसे आपने कैलकुलेट किया उससे आपको जो क्रिस्टल्स का मास है वो कम मिल रहा है। ठीक है, और आप इसकी जगह मतलब ये भी लिख सकते हैं कि सम कॉपर टू सल्फेट डज नॉट फॉर्म क्रिस्टल्स, यानी कुछ जो कॉपर टू सल्फेट है वो क्रिस्टल्स नहीं बना। या आप ये भी लिख सकते हैं जो आपने एक जो सम कॉपर टू सल्फेट रिमेन्ड इन सॉल्यूशन। ठीक है, पार्ट सी, state two observation that would indicate that the copper to carbonate is in excess। जो आपने स्टेप 1 में जो आपने कॉपर टू कार्बोनेट डाला एक्सिस में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो कॉपर टू कार्बोनेट है अब वो एक्सिस में है? तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, मतलब दो ऑब्जर्वेशंस आपको बतानी है जो इंडिकेट करेंगी, आपको बताएंगी कि जो कॉपर टू कार्बोनेट है अब वो एक्सिस में है। ठीक है, तो पहले तो जब वो एक्सिस में होगा तो ये मतलब मज़ीद डिजोल्व नहीं होगा, ये आपका मतलब फिर ऐसे पाउडर जो है आपको शो होना शुरू हो जाएगा और ये मतलब नीचे जाके जो सॉल्यूशन में बैठ जाएगा। ठीक है, पहली तो ये, और दूसरी जो आपका रिएक्शन होगा जब ये वो स्टॉप हो जाएगा, यानी आपको जो है मोर फिजिंग जो आपको एब्जॉर्ब आप नहीं करेंगे, नो मोर फिजिंग। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी तो वो बनना बंद हो जाएगी, क्योंकि अब जो रिएक्शन वो कम्प्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब आप आपका जो एसिड है वो मतलब पूरा रिएक्ट कर चुका है, अब आपको कोई एसिड नहीं बचा है सॉल्यूशन में। तो अब मतलब मज़ीद रिएक्शन नहीं हो रहा, तो आपको जो फिजिंग हो रही थी या बबलिंग हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी प्रोड्यूस हो रही थी इसलिए, तो वो आपकी बबलिंग जो है वो मतलब अब वो कम हो जाएगी, नो मोर बबलिंग यानी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका कॉपर टू कार्बोनेट है वो अब एक्सिस में हो चुका है। ठीक है, तो नो मोर फिजिंग, इससे आपको शो हो रहा है कि जब मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, यानी अब जो रिएक्शन है मज़ीद नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरा आपका जो सॉलिड स्टॉप्स डिजोल्विंग। ठीक है, और जो आपका कॉपर टू कार्बोनेट होगा वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, वो डिजोल्व होना बंद इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका जो एसिड पूरा यूज्ड अप हो गया, अब मतलब एसिड बचा ही नहीं है। ठीक है, पार्ट डी, when reaction in step 1 is done using lumps of copper to carbonate is instead of powder, the rate of reaction decreases. All the other conditions are kept same. Give a reason for this. Explain your answer in terms of particles. अब जब आपने जो है पहले आप जो इसमें रिएक्शन में क्या कर रहे थे, आप पाउडर्ड कॉपर टू कार्बोनेट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसने आपको बोला है कि जब आपने पाउडर्ड कॉपर टू कार्बोनेट यूज़ करने के बजाय यानी इसके जो लम्प्स हैं
वो यूज़ किए हैं, तो आपका जो रेट है वो डिक्रीज़ हो गया। तो आपको बता रहा है कि जो डिक्रीज़ क्यों हुआ है, इसके रीज़न बताएं। तो वो डिक्रीज़ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने इसका सरफेस एरिया जो वो कम कर दिया है। जब आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो उसका जो रेट है वो इंक्रीज़ होता है, क्योंकि जो मोर पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं रिएक्ट करने के लिए, तो इससे आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब आप सरफेस एरिया कम करते हैं तो आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता है। तो आपने क्या करें लिखेंगे कि इसका जो रेट डिक्रीज़ क्यों है, तो वो आप लिखेंगे लम्प्स हैव स्मॉलर सरफेस एरिया। का जो सरफेस एरिया है वो स्मॉलर है, पाउडर जो है आपका कॉपर टू कार्बोनेट है उससे। तो मोर पार्टिकल्स, ओ सॉरी मोर नहीं लेस होगा यहाँ पर, मोर की जगह लेस। तो लेस पार्टिकल्स आर विजिबल टू रिएक्ट। तो इससे आपका जो है वो मतलब जो आपके पार्टिकल्स हैं वो लेस मतलब विजिबल होंगे रिएक्ट करने के लिए। तो तो आपके क्या होंगी इससे, फ्यूअर कोलिजन्स पर यूनिट टाइम होगी। तो फ्यूअर कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है। जब आपने इसका सरफेस एरिया कम कर दिया तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो लेस विजिबल हैं रिएक्ट करने के लिए। ठीक है। तो इससे आपकी जो कोलिजन्स का जो रेट है वो डिक्रीज हो गया, तो आपकी कम कोलिजन्स होंगी पर यूनिट टाइम में। ठीक है। पार्ट ई, नेम अ डिफरेंट सब्सटेंस अदर देन कॉपर टू कार्बोनेट दैट कुड बी एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस कॉपर टू सल्फेट। ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि कॉपर टू कार्बोनेट की जगह आप क्या यूज़ कर सकते थे, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो वही ये कॉपर टू सल्फेट ही बनाता। तो याद रखें ये आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एसिड है, और इसमें अगर आप कोई भी बेस ऐड करेंगे या कोई भी अल्कली आप ऐड करेंगे तो वो आपको साल्ट ही देगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एसिड है वो कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है, तो इसलिए भी आपको यहाँ पर साल्ट मिल रहा है। तो आप कॉपर टू जो है कार्बोनेट की जगह आप कॉपर टू ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं और कॉपर टू हाइड्रो ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके बेसिस हैं और ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो आपका साल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी लिख दें, कॉपर टू सल्फेट लिख दें या कॉपर टू ऑक्साइड लिख दें या कॉपर टू हाइड्रो ऑक्साइड लिख दें। तो मैं यहाँ पर कॉपर टू ऑक्साइड लिख देता हूँ। ठीक है। दोनों आप आंसर सही हैं। ठीक है। तो ये भी आपका जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो आपका यह कॉपर टू सल्फेट बनाएंगे। ठीक है। पार्ट ए, नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट एक्वस कॉपर टू सल्फेट फ्रॉम एक्सिस ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट। एंड स्टेप टू, अब जो आपको प्रोसेस बताना है जिससे आप सेपरेट करेंगे कॉपर टू सल्फेट है फ्रॉम एक्सिस ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट। तो आपका जो कॉपर टू कार्बोनेट था वो एक्सिस में था, तो उसको आप अलग अलग कैसे करेंगे, आप उसकी सिंपल फिल्ट्रेशन करवाएंगे। जब आप उसको फिल्टर करेंगे तो आपको जो है रेसिड्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा कॉपर टू कार्बोनेट, और जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा वो आपको मिलेगा कॉपर टू सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आपको उस प्रोसेस का नेम बताना था, तो उसका नाम आप बताएंगे कि कौन सा प्रोसेस है वो, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, आप इसको फिल्ट्रेशन कराएंगे, सिंपल प्रोसेस जो है इसके इसके स्टेप टू में। ठीक है। द एक्सिस कॉपर टू कार्बोनेट इज सेपरेटेड फ्रॉम एक्वस, जो है कॉपर टू सल्फेट है इसमें से। ठीक है। आप इसकी फिल्ट्रेशन करवाएंगे तो ये आपको रेसिड्यू के तौर पर मिलेगा आपको कॉपर टू कार्बोनेट। ठीक है। पार्ट जी, द सॉल्यूशन ऑफ aqueous copper to sulfate was heated until it was saturated. Suggest what is mean by term saturated solution.
अभी आप देखें, इसने आपसे यहाँ पर पूछ भी लिया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच dissolves no more solute at the specific temperature। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो आपका सॉल्यूशन है वो मज़ीद कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व ना करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। इसका पार्ट टू, व्हाट एविडेंस वुड शो दैट द सॉल्यूशन वाज सैचुरेटेड। अब आपको मतलब क्या एविडेंस होगा कि आपको ये शो करे कि जो आपका है अब सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है। तो आप मतलब जब इसको हीट करते जाएंगे तो आप इसका जो है सैंपल्स लेते रहेंगे थोड़े थोड़े, और उनको आप गिलास जो रोड है उस पर आप इसके जो सैंपल्स हैं उनको प्लेस कर देंगे। तो जब आप को मतलब ऐसा सैंपल हो जो जिसको आप प्लेस करेंगे जो गिलास रोड है उसके ऊपर, तो वो फ़ौरन ही क्रिस्टल बन जाए तो आप समझ जाएंगे कि अब जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन चुका है। तो वहाँ पर आप इसकी जो है हीटिंग करना बंद कर देंगे। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन क्रिस्टल्स फॉर्म ऑन ग्लास रोड विथड्रॉन फ्रॉम सॉल्यूशन, विथड्रॉन फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी आपका जो सॉल्यूशन में से आपने एक सैंपल लिया और उसको आपने ग्लास रोड पर आप जब आपने इसको प्लेस किया और वो क्रिस्टल्स बन गए, तो आपको ये एविडेंस दे रहा है कि अब जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड बन चुका है। ठीक है। पार्ट थ्री, why should the aqueous copper to sulfate not to be heated to dryness in step 3। मतलब आपको ये बोल रहा है कि आपने इसका जो है हीट किया, मतलब सम वाटर एवोपोरेट आपने क्यों किया एवापोरेट, आपने जो कॉपर टू सल्फेट का जो एक्वस का जो सॉल्यूशन है इसको आपने मतलब पूरा हीट क्यों नहीं किया कि मतलब ये आपने इसने जैसे आप पूरा वाटर उड़ा देते, ड्राइनेस यानी आपको सिर्फ आपके पास कॉपर टू सल्फेट बचता है। वो आपने इसलिए क्यों नहीं किया क्योंकि ये जो आप अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी आप फॉर्मूले में देखें तो ये जो आपका है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यानी हाइड्रेटेड आपको चाहिए। तो अगर आप इसको ड्राइनेस तक हीट करते हैं तो ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी आपका रिमूव कर देता है। ठीक है। तो आप लिखेंगे इट वुड रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसलिए हम इसको ड्राइनेस तक हीट नहीं कर रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, the halogens are elements in group 7 of the predictable predict the physical state and the color of astatine at the room temperature and pressure। अब आपका एस्टेटाइन का आपको बोल रहा है कि फिजिकल स्टेट बताएं और इसकी जो है आपके कलर बताएं। तो एस्टेटाइन आप देखें जो है वो सबसे लास्ट में है आपके ग्रुप 7। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं ग्रुप 7 तो आपकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। फ्लोरीन इसमें आपका गैस होता है, क्लोरीन भी गैस होती है, और आपकी जो ब्रोमीन होती है वो आपका एज ए लिक्विड रूम टेम्परेचर पर होती है। और फिर इससे नीचे आपका आयोडीन सॉलिड होती है और फिर एस्टेटाइन भी आपका क्या होगा? सॉलिड होगा। और आपका जो कलर होता है वो भी डार्कर हो जाता है। ठीक है। आपका जो फ्लोरीन होता है उसका कलर होता है आपका येलो, ये येलो गैस होती है। और फिर आपकी जो क्लोरीन होती है ये होती है ग्रीन गैस। आपका जो ब्रोमीन होता है लिक्विड होता है, ये होता है ऑरेंज या फिर आपका रेड ब्राउन तरह से आपका जो इसका कलर होता है लिक्विड का। आयोडीन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और ये आपका ब्लैक सॉलिड होता है, ग्रे ब्लैक सॉलिड होता है। आपका जो एस्टेटाइन है वो भी क्या होगा? ब्लैक होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लैक से तो डार्क कोई कलर हो नहीं सकता। ठीक है। तो ये आपका है कौन सा होता है, सॉरी, तो आपका जो है इसका कलर क्या होता है आपका, इसका कलर क्या होता है? ये भी ब्लैक होता है। ठीक है। और ये फिजिकल स्टेट क्या होती है इसकी रूम टेम्परेचर पे? सॉलिड, सॉलिड। और कलर क्या होता है इसका? ब्लैक। ठीक है।
Part B. When chlorine reacts with potassium bromide, a displacement reaction occurs. Describe the color change of the solution. जब आपकी क्लोरीन जो है आपकी रिएक्ट कर रही है पोटेशियम ब्रोमाइड से, यानी इससे, तो आपकी जो है कलर चेंज हो रहा है। तो कलर चेंज आपको बोल रहा है कि क्या कलर चेंज हो रहा है, तो आपका कलर जो होगा वो चेंज होगा कलरलेस टू ब्राउन या फिर ऑरेंज। ठीक है, और वो क्यों हो रहा है कलरलेस टू ऑरेंज? क्योंकि आपका जो ब्रोमीन है Br2 वो एज ए ऑरेंज होती है, उसका ऑरेंज लिक्विड होती है। तो जब आप क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरीन जो है आपकी ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो ये जो आपके पोटेशियम ब्रोमाइड पे जो ब्रोमाइड आयंस हैं इनको ये मतलब डिस्प्लेस कर देगी, ये क्लोरीन इसकी जगह आके अटैच हो जाएगी, तो ये बना देगा आपके पोटेशियम क्लोराइड, और आपकी ब्रोमीन जो है वो अलहदा से हो जाएगी। तो आपका जो ये सॉल्यूशन पहले कलरलेस था, अब जब आपकी इसकी Br2 बनना शुरू हो गई है, तो अब जो इसका सॉल्यूशन का कलर होगा वो ऑरेंज होता जाएगा, यानी या ब्राउन होता जाएगा। ठीक है, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब आपको मैं केमिकल इक्वेशन जब लिखूंगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर क्लोरीन जब आपने इसमें ऐड की पोटेशियम ब्रोमाइड के जो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? यहाँ पर आपको मिला KCl, यानी जो क्लोरीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया है और खुद इसकी जगह आ गई है। तो यहाँ पर आपका जो है ब्रोमीन बनना अलग से शुरू हो गई है। ठीक है, इसको आप वो बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये Br2 बनी है, ये इसका कलर होता है ऑरेंज। तो इस ये जो आपका सॉल्यूशन है वो कलरलेस टू ऑरेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये कलर भी आपको याद होने चाहिए सबके, कि ब्रोमीन का क्या कलर होता है लिक्विड में, क्लोरीन किस कलर की होती है। ये मतलब इसमें कोई तो कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझना है, ये सिंपली आपको चीज़ें याद करनी है। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने यहाँ पर इसने आपसे पूछा कि इसका कलर क्या होता है एस्टेटन का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 7 में जब आप नीचे जाते हैं तो आपका कलर डार्कर होता जाता है, और कभी आपकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो भी गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। पार्ट सी, reactions occur when some aqueous solutions of halogens are added to aqueous solutions of halides. ठीक है, use the key to complete the table to show results of adding halogens to halides. अब आपको यहाँ पर इसमें बताना है कि किस में रिएक्शन हो रहा है और किस में रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आपका जो हेलाइड है वो KBr है, इसमें आप जब आपने Cl यानी क्लोरीन गैस एक्वस क्लोरीन ऐड की तो आपका रिएक्शन हुआ, क्योंकि मतलब इसमें जो आपकी अब द ग्रुप आप जब जाते हैं तो आपका जो है रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप अब जब आप जाते हैं तो रिएक्टिविटी हेलोजेंस में डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर आपका देखें ब्रोमीन क्लोरीन से नीचे है, तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए ये Br को रिप्लेस कर देगा। अब जब ये Br को रिप्लेस कर रहा है तो ये डेफिनेटली ये आयोडाइड को भी रिप्लेस कर देगा पोटेशियम आयोडाइड में से। ठीक है, क्योंकि आयोडीन भी जो है वो क्लोरीन के नीचे है। ठीक है, और फिर आपको बोल रहा है कि हेलोजीन, तो ये Cl को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ब्रोमीन जो है आयोडीन को ज़रूर, जो आयोडाइड आयन है उनको ज़रूर डिस्प्लेस कर सकती है, क्योंकि ये आयोडाइड से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और एंड में आपका जो है आयोडीन है वो तो आपकी ना Cl को रिप्लेस कर सकती है और ना ही आपके Br को, क्योंकि ये इन दोनों के नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस टेबल को फिल करना था। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट ए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स सच एज लीड, निकल एंड सिल्वर। ठीक है, आयनिक इक्वेशन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज शोन। एक जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है उसकी आपको आयनिक इक्वेशन शो की गई है। द आयनिक हाफ इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शंस आर शोन। अब आपको बोल रहा है द आयनिक हाफ इक्वेशंस so that the electrons are donated by
निकल, इसलिए एंड एक्सेप्टेड बाय लीड। अभी अब जो आपकी हाफ इक्वेशन है आपको शो कर रही हैं कि जो निकल है ये आपके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, यानी इसने निकल जो है इसने पॉजिटिव जो है आयन बना लिया है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर दिए, लूज़ कर दिए, ठीक है। और जो इसने लूज़ किए हैं वो आपका जो है लीड के जो आयन्स हैं उन्होंने गेन कर लिए हैं और वो रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है, वो सॉलिड बन गए हैं लीड के जो आयन्स हैं, ठीक है, उनकी रिडक्शन हो गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अब आपको इसमें बताना है कि ये जो आपका रिएक्शन हुआ है इसमें आपका रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपको हमेशा जो फाइंड करना है वो आपको रिएक्टेंट की साइड पर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है, वैसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो इसमें आप देखें कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यहाँ पर निकल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जब निकल ऑक्सीडाइज हुआ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन से लूज़ किए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए, किसने गेन किए, लीड ने गेन किए, और लीड जो है वो रिड्यूस हो गया। तो यानी जब निकल है इसने लीड को रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, निकल, ठीक है, Na निकल, क्योंकि ये जो है खुद ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने जो इसके साथ जो रिएक्ट कर रहा है उसको रिड्यूस कर दिया इसने, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। अब आपको इसकी रीज़न बतानी है, तो इसकी रीज़न क्या होगी, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, डोनेट किए हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ किए हैं वो जो लीड के आयन से उन्होंने गेन किए हैं तो वो रिड्यूस हो गए हैं और ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। Part 2. What is the general term given to the type of reaction in which electrons are transferred from one species to another species? अब आपको बोल रहा है कि जनरल टर्म बताएं किस टाइप का रिएक्शन होगा जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज की तरफ जाती हैं। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में, तो जो एक स्पीशीज होती है जिस जो ट्रांसफर डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इस केस में आपके निकल इसने डोनेट किया है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, और जो लीड है इसने एक्सेप्ट किए हैं तो ये रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ये ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। पार्ट बी, द आयोनिक इक्वेशन फॉर अनदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज शोन, ठीक है। एक और आपको दिया गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी आपकी आयोनिक इक्वेशन आपको दी गई है। आपको बोल रहा है कि राइट द 2 आयोनिक हाफ इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। अब आपको 2 आयोनिक हाफ इक्वेशंस लिखनी है इस रिएक्शन की। तो इसमें आप देखें, पहले तो आप पी को ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्या है, लीड है। तो लीड जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी इसने क्या कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिए। तो ये इसकी हाफ इक्वेशन हो गई, आयनिक हाफ इक्वेशन लीड की। और दूसरा यहाँ पर जो है सिल्वर जो है, इसने जो लीड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, इसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यह आपका क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, सिल्वर बन रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर आयनिक इक्वेशन में आप अगर ये 2 ना भी ऐड करें इनमें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐड भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों आपकी आयनिक हाफ इक्वेशन है। इसमें आपको ये शो हो रहा है कि लीड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और आपका जो Ag यानी सिल्वर वो है रिड्यूस हुआ है। जो लीड ने आपके लूज़ किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके सिल्वर ने गेन कर लिए हैं, ठीक है। पार्ट सी, use the information
in A and B to put three metals lead, nickel and silver in order of reactivity. अब आपको A और B को यूज़ करते हुए पार्ट ए में आपको क्या शो हुआ है कि जो निकल है उसने मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ और उसने लीड को जो है वो रिड्यूस कर दिया। यानी ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो यानी जो निकल है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है लीड से, इसलिए इसने लीड को जो है वो रिड्यूस कर दिया और निकल खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यानी निकल जो है वो निकल इज ग्रेटर इन रिएक्टिविटी देन लीड, यानी निकल जो है वो आपका लीड से ज़्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ पर पार्ट बी में आपका जो लीड है उसने जो है सिल्वर को रिड्यूस कर दिया है और वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। तो जो आपका लीड है वो क्या है, वो आपका है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अब आपका इसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, ठीक है, इसमें आपका जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो आपका होगा ये निकल, क्योंकि जो निकल है उसने लीड को भी रिमूव कर दिया है। तो निकल, और इसमें जो सेकंड मोस्ट रिएक्टिव होगा वो होगा आपका लीड, और जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो होगा आपका सिल्वर, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनकी शो करनी थी, ठीक है। पार्ट डी, निकल इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, निकल इज स्ट्रॉन्गर देन सोडियम, ठीक है। डिस्क्राइब टू अदर डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ निकल एंड सोडियम। निकल जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है और निकल जो है वो सोडियम से स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सोडियम जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं। अब आपको बोल रहा है कि दो और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जो आप बताएं जो इन दोनों के में डिफरेंट हैं। निकल जो है वो हार्ड है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और उनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 के जो होते हैं मेटल्स उनसे। तो इनमें जो डिफरेंस क्या है वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट और निकल, ठीक है। निकल का जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और हाई डेंसिटी और निकल, निकल की जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा है सोडियम से, और इनका इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। पार्टी प्रिडिक्ट वन डिफरेंस इन अपीयरेंस ऑफ aqueous solutions of nickel compounds compared to aqueous solutions of sodium compounds। अब आपको यहाँ पर बोल रहा है कि एक डिफरेंस बताएं कि जो इनकी अपीयरेंस होती है निकल की कंपाउंड्स की सॉल्यूशन में और एक्वस जो सॉल्यूशंस होते हैं सोडियम के कंपाउंड्स की। तो जो सोडियम के कंपाउंड्स है यानी ये ग्रुप 1 के कंपाउंड्स हैं, तो ग्रुप 1 के जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। और आपके जो निकल्स के कंपाउंड्स होते हैं जो वो ये है ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो आपके कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि सॉल्यूशंस ऑफ निकल कंपाउंड्स आर कलर्ड। जो आपके तो जो निकल के कंपाउंड्स हैं वो कलर्ड होते हैं, और आपके जो इसके सोडियम जो होते हैं कंपाउंड्स, सोडियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। पार्ट एफ, कॉपर इज रिफाइंड प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, निकल कैन बी रिफाइंड यूजिंग अ सिमिलर मेथड, ठीक है। द डायग्राम शोज द रिफाइनिंग ऑफ निकल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, कंप्लीट द लेबल्स ऑन इन द बॉक्सेस। अब जो आपकी प्योरीफिकेशन होती है उसमें आप कॉपर को रिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से। आपको बोला है कि निकल भी जो है वो इसी सिमिलर मेथड से आपका रिफाइन हो सकता है। तो आपको बोल रहा है कि कंप्लीट करें डायग्राम को, कि एनोड किसका बना होगा मेड ऑफ, और कैथोड किस चीज़ का बना होगा, और आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा होगा। तो इसमें जो आपका एनोड बना होगा वो आपका होगा इम्प्योर इम्प्योर निकल का। यहाँ पर जो आपका निकल होगा वो इम्प्योर होगा, और जो आपका कैथोड बना होगा वो आपका बना होगा प्योर निकल। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी
जब ये रिएक्शन होता है यानी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो आपके एनोड जो है वो इसमें ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ से आयंस मतलब बनते हैं निकल के, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। तो जो आयंस होते हैं वो यहाँ से एनोड से गिरकर सॉल्यूशन में गिरते हैं और वो यहाँ पर फिर जाते हैं कैथोड पर, और फिर कैथोड पर जाके एज ए प्योर जो है वो मतलब निकल जो है वो उसके आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर निकल बनना शुरू हो जाता है, प्योर निकल। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी जो होना चाहिए यानी वो भी निकल का ही होना चाहिए। तो आप कोई भी निकल का जो है एक्वस जो है वो का बता दें कि कौन सा साल्ट होगा निकल का, तो आप इसमें निकल नाइट्रेट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट्स जो होते हैं वो सारे सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निकल नाइट्रेट लिख सकता हूँ। आप कोई भी ऐसा सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा साल्ट जो मतलब सोल्यूबल हो निकल का, लेकिन होना वो निकल का ही चाहिए, क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं यानी प्योरिफिकेशन जो करवा रहे हैं वो निकल की करवा रहे हैं। ठीक है, इंडिकेट बाय राइटिंग एन ऑन द डायग्राम वेयर द निकल इज डिपॉजिट। तो आपका जो निकल डिपॉजिट होगा वो आपका मतलब कहाँ डिपॉजिट होगा, यहाँ पर। जब आपका एनोड है ये इम्प्योर निकल है, तो जब आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो इसमें जो इम्प्योर निकल है इसमें जो निकल के आइटम्स हैं वो आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज़ होंगे वो इस तरह वायर्स में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, जो आपके आयंस होंगे वो सॉल्यूशन में गिर जाएंगे। तो ये पॉजिटिव आयंस हो गए, तो ये मतलब अट्रैक्ट करेंगे कैथोड से, कैथोड इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और जब कैथोड पर होती है आपकी रिडक्शन, तो यहाँ पर ये कैथोड पर जाकर ये जो निकल्स के आयन हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेंगे, तो वो फिर से निकल जो है एटम बन जाएंगे, और वो जो निकल आपका बनेगा सॉलिड वो यहाँ पर आपका जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन में जो आयन्स हो गए यहाँ पर ऐसे इस इलेक्ट्रोड पर आपका डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका डिपॉजिट। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो, इस पेपर में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ, आपको आपकी जो क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।